दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो 38 प्रश्न समान अध्ययन के आने वाले हैं उनको एक मॉडल पेपर के तहत समझ रहे थे। तो आइए आज पुनः इस मॉडल पेपर अर्थात प्रैक्टिस सेट 9 की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विज्ञान के आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। तो जो Mn होता है वो मैग्नीज का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप हमें बताएंगे मैग्नीशियम का क्या होता है, तो मैग्नीशियम का Mg होता है। मेंडेबिनियम का क्या होता है, Md होता है। और मोलिब्डेनम का क्या होता है, Mo होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। तो कोई भी भारत का नागरिक यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यदि दोनों पर वह विजयी घोषित होता है तो उसे अपने स्वेच्छा के अनुसार एक सीट को छोड़ देना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होगा कि जो डीपीएसपी है वो आपका आर्टिकल 36 से 51 तक के अंतर्गत रखा गया है। वो भी भाग 4 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आगरा के एक बैंकर शिव दयाल साहब ने, यहाँ पे स्पेस था, में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया था। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में हुआ था, जिसका संस्थापक थे बैंकर शिव दयाल साहब, और इसका स्थापना वर्ष था 1861। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो मौसमी बेरोजगारी है वह है किसान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात तो केरल राज्य में है। सबसे अधिक कहाँ है, केरल में। केरल में कितना है तो आपको पता होगा कि 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। लेकिन भारत के एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। इस हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। यदि मैं बात करूं कि कितना है तो हरियाणा में मात्र 879, मात्र इतना ही यहाँ का लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पे मात्र 879 महिलाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो वो बने हैं पार्थ सालुंखे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है वह करता आर्टिकल 338। आर्टिकल 338। आप हमें बताएंगे कि 344 में क्या लिखा गया है। तो 344 में आपका है राजभाषा के संबंध में जो आयोग और संसद की जो समिति है उसमें आर्टिकल आपका
344 है। आप हमें बताएंगे 337 में क्या है और आपका 343 में क्या है, आप हमें बताएंगे। चलिए 343 में बता देता हूँ। 343 में है संघ की राजभाषा। इसमें क्या है, संघ की राजभाषा। आप हमें आर्टिकल 337 बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कि गुरु विपिन सिंह का संबंध भारत के किस नृत्य शैली से है। तो गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मणिपुरी। गुरु विपिन सिंह का संबंध इसी मणिपुरी नृत्य शैली से है। चलिए प्रश्न नंबर 11 का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वह नियुक्त किया है के राजा रमन को। के राजा रमन को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 12 कि लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि जो लोमस ऋषि गुफा है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वो है बराबर की पहाड़ी पे। बराबर की पहाड़ी पे क्या है, लोमस ऋषि गुफा है। बात क्लियर है। चलिए अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी गुफा है, इसमें है सुदामा गुफा, नोट कीजिएगा सुदामा गुफा है। दूसरा आपका है कर्ण चौपाल। अगला विश्व झोपड़ी, यहाँ विश्व झोपड़ी। ये 3 गुफाएं इसी पहाड़ी पर स्थित है, बराबर की पहाड़ी पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 13 कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कितना ईस्वी में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया था। तो शांति निकेतन संस्थान की स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप हमें बताएंगे कितना ईस्वी में, तो वह आपका सन था 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किए थे। आप हमें बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1913 ईस्वी में। आप हमें बताएंगे कि इन्हें नोबेल पुरस्कार इनके किस रचना के लिए दिया गया था, ये आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 14 कि चूना पत्थर का एक प्रकार है। तो चूना जो पत्थर है वो अवसादी शैल का एक प्रकार होता है, अवसादी शैल का भी रूपांतरण है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का प्रावधान करता है। तो जो भारतीय संविधान का 51 अनुच्छेद है वो हमारे मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देता है। आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 का रहा है कि किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर किसे दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। गुप्त वंश का शासक था। आप हमें बताएंगे कि समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा है कि इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना किया था इंदौर घराने का उस्ताद आमिर खान। इंदौर घराने की स्थापना किसने किया था, उस्ताद आमिर खान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण माफ कीजिएगा, उदाहरण नहीं है, नहीं हमको नहीं दिखा था, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाता। तो इसमें से कौन नहीं है, तो वो आपका है पक्षी। कौन है, पक्षी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। हाँ चलिए,
प्रश्न कह रहा है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किसके किसके बीच से होकर गुजरता है। तो जो शेरशाह सूरी मार्ग आपका है वह किन किन दो शहरों के बीच से होकर गुजरता है। तो वह गुजरता है दिल्ली और अमृतसर के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम क्या था, ये आप हमें बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा हमको, चलिए ठीक, अब दिख रहा होगा अच्छे से। कराए कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है। देखिए टैडपोल क्या कहलाता है, जो मेढक के छोटे बच्चे होते हैं जो पानी में तैरते हैं उसे टैडपोल कहा जाता है। तो यही करें कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है, वह कहलाता है कायांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वह बने हैं AP शाही। ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस AP शाही या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं। ये कौन थे, तो पटना हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखाई दे। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है, जो भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया है। अब प्रश्न में आपसे यही पूछा है कि 3 इडियट के निर्देशक कौन है, यानी कि डायरेक्टर कौन है। तो वह कौन है, वो आपका है चेतन भगत। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है चेतन भगत का, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वो होता है उगादी। कौन सा है, उगादी। आप हमें बताएंगे कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्यौहार है और पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। 3 प्रश्न आपके लिए, आप इसका आंसर हमें बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है। अर्थात हम पूछना चाहते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। तो आप हमें बताएंगे राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा किसके द्वारा दिया गया था। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया था आपका बाघा जतीन ने। बाघा जतीन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुपर बाउल फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल में आयोजित किया गया था, यानी कि कहां पर आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित आपका किया गया था यूएसए में। हाँ, यूएसए में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्रय की यकृत अंतःस्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। प्रश्न क्या पढ़ रहा है, एक बार मैं पुनः पढ़ता हूं। क्रय की यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। यानी कि ये पूछना चाहता है कि पित्ताशय नामक थैली में एक कुछ पदार्थ
संग्रहित होता है, जिसको यकृत स्रावित करता है, यानी कि यकृत के द्वारा निकलता है, यकृत उसको स्रावित करता है और पित्ताशय नामक थैली में जाकर वो इकट्ठा हो जाता है, वह होता है आपका पित्तरस। यानी कि एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि पित्तरस का स्रावण कौन करता है, तो वो आपका यकृत करता है। पित्तरस का स्रावण कौन करता है, यकृत करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, तो वह आपका है शुक्र। शुक्र अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय और कार्बनिक पोषक भूमि मृदा संतर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अपेक्षित हो जाते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और यह होता है निक्षालन की क्रिया के द्वारा, यानी कि जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय और कार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अपेक्षित हो जाते हैं, यह आपका निक्षालन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 30 कि नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है। तो देखिए, जो चीन की राजभाषा है वह है मैंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि सिहली का बर्मी नहीं है, बर्मा है, ध्यान देंगे। ये आपका क्या है, बर्मा है। आप हमें बताएंगे कि सिहली नहीं, ठीक है, बर्मी था, ठीक, सही बात है। ये आपका बर्मी ही है, कोई बात नहीं, इसको आप काट देंगे, ठीक है। आप बताएंगे कि सिहली किस देश का राजभाषा है और बंगाली किस देश का राज्य भाषा है। चलिए आगे चलें, और जो बर्मी की बात आई है तो बर्मी भी बता दीजिएगा कि किस देश का राजभाषा है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। अब बताइए, दिए गए ऑप्शन के अनुसार किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका जो जन्म हुआ था गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। गालिब का जन्म यानी कि जिसका पूरा नाम होता है मिर्जा गालिब, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में इनका होता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है बताइए। अमीर खुसरो का जन्म, तो अमीर खुसरो का जन्म होता है एटा जिले के पटियाली गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे। एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 32 कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है, यानी कि स्थित है। तो राष्ट्रीय यानी कि राजकीय ललित कला अकादमी जो आपका स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि राजकीय ललित कला अकादमी जो लखनऊ में है इसकी स्थापना कब हुआ था, क्या बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो जो इसकी स्थापना होता है वह होता है 8 फरवरी सन 1962 में इसकी स्थापना होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुचेता कृपलानी। यहाँ सुचेता लिखा है, कहीं कहीं सुचिता भी लिखा होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे। आप हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा हमें जूम आउट करना पड़ेगा। जूम आउट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रश्न आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ देखिएगा, ये जो शिल्प है, ये शिल्प यहाँ से टाइपिंग करते वक्त इधर आ गया है,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये शिल्प यहाँ का है। ठीक है, कह कौन सुमेलित नहीं है, कह कि क्या लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प का उत्पादन होता है? क्या खुर्जा में मिट्टी से बने बर्तन की मृतिका का निर्माण होता है, उत्पादन होता है? क्या मेरठ में खेलकूद की सामान का उत्पादन होता है? क्या जलेसर में ढबली और घंटियां बनती हैं? अब बताइए कौन सा इसका सही उत्तर यानी कि सही सुमेलित नहीं है? तो जो आपका लखीमपुर खीरी है और नक्काशीदार काष्ठ के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आप हमें बताएंगे कि लखीमपुर खीरी किसके लिए प्रसिद्ध है। दिए गए क्वेश्चन का तो सही विकल्प आपका ए हो जाएगा, पर आप मुझे बताएंगे कि लखीमपुर खीरी किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा मैं चलिए हो गया। कहे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो जो मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है वह कहाँ पर किया जाता है? तो वह किया जाता है गोवर्धन में। गोवर्धन नामक एक स्थान है, वहीं पर किया जाता है। कहाँ पे पड़ता है गोवर्धन नामक स्थान? तो मथुरा जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मथुरा में पड़ता है। बात क्लियर? कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ महीने का जो पूर्णिमा होता है उसी दिन मनाया जाता है, आषाढ़ महीने के पूर्णिमा को। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 36 कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 37 करें कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 23 है, जो 21वें क्रम का है, इसका आयोजन किया गया है पश्चिमी समुद्र तट पे। कहाँ किया गया है? पश्चिमी समुद्र तट पे किया गया है। चलिए अगले प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, कराए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है आपका 9 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट 9 था उन सभी का 38 के 38 प्रश्न हमने देख लिया। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेंगे आप। तो चलिए आज की क्लास को रोक देते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।